आज का पॉडकास्ट खास रहने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हमें तो यही पता है कि सिविल सर्विसेज निकालना इतना मुश्किल काम है कि 12 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, सब कम है। तो जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सबको क्या प्लान भी तैयार रखना है? इसका मतलब मैं लायक नहीं हूँ अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है। ये एवरेज एग्जाम है। इतनी पढ़ाई कर ली होती है, इतनी पढ़ाई कर ली, तो हर सब्जेक्ट पे क्यों, क्या, किस लिए के ऊपर विचार कर लिया होता है। मैं सिर्फ आपसे सब एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगी, मैं 2 अटेम्प्ट देके देख लेती हूँ, अगर इन 2 अटेम्प्ट में होता है तो ठीक है, नहीं तो एस्पिरेंट्स के लिए जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, उनको बहुत से टिप्स आपकी तरफ से मिल गए। अब जो नए कानून आए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करना जरूरी है कि नए कानून से मुझे क्या मिला। चाची 420 अब 318 हो गई। अब तो ब्रेकअप किया तो जेल होगी। युवा बहुत डरे हुए हैं, खास करके लड़के, क्योंकि उनको पता है कि सारे केस तो उनके ऊपर ही दर्ज होने हैं। लड़की की अस्मिता पर बाद में प्रश्न उठ सकता है, तो आप सोच समझ के करो, बिकॉज आई थिंक दैट इज वन थिंग बॉयज विल हैव टू बी केयरफुल नाउ। क्या तुम्हारा लड़का झूठे दिलासा देके हम बिस्तर नहीं हो सकता? पर बहुत सारे झूठे केस भी तो आते हैं। बट बहुत सारे सही भी केस, जस्ट देखो जब तक ट्रायल होगा 10 साल, दैट इज हाउ द लॉ इवॉल्व्स। ये लड़कों को भी समझना पड़ेगा कि कहां तक वो आगे जाएं। नहीं, पर लंबे समय से ये मांग चल रही थी। अब जबकि कानून में बदलाव किया गया, नए कानून लाए गए, तो कुछ लड़कों को भी दे दिया जाता, उनके भी हक की आवाज हो जाती। अब इसी पर बखेड़ा है कि पुलिस तो अब इसका मिसयूज करेगी। सरकार के खिलाफ अब आप बोल सकते हैं, देश के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। क्या निर्भया वाले टाइम भी वैसे ही एनकाउंटर करके, और अगर वहीं पर न्याय कर दिया गया होता? मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो पूरा बुलेटिन मैंने किया है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। और मतलब मैं अभी आपको बता भी नहीं हूं ना, तो मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं, शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट खास रहने वाला है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं किसी ऑफिसर की जर्नी, उनके अनुभव, उनके टिप्स, ताकि आपकी जर्नी में वो काम आए। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है। इसके अलावा अपने देश के हर नागरिक को, खासकर महिलाओं को, मैं ये यकीन दिला दूं कि पूरा पॉडकास्ट जब आप देखेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पुलिस के लिए जो सम्मान आपके मन में है वो और बढ़ेगा, क्योंकि ये कह देना बहुत आसान होता है कि जब क्राइम हो रहा था उस वक्त पुलिस कहाँ थी, पुलिस अगर वहां होती तो ऐसा नहीं होता, उसकी मुस्तैदी होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उस समय पुलिस वाले क्या कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं, क्रिमिनल को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये सब आज इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाला है। और खास करके आज जो हमारी गेस्ट हैं, उन्होंने न सिर्फ सिविल सर्विसेज में बढ़िया से टेक ऑफ किया, बल्कि सेफ लैंडिंग भी की। बहुत से लोगों के लिए आज वो प्रेरणादायी हैं। हमारे साथ हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा जी। छाया जी नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। अमूमन मैं जब भी अपने किसी गेस्ट से बात करती हूँ तो हम उनका वेलकम नमस्ते, या किसी धर्मगुरु से बात करते हैं तो हम जय श्री कृष्णा के साथ करते हैं, लेकिन आप सामने हैं तो जय हिंद। जय हिंद। और इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी आपसे बात करनी है, जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसे लेकर बात करनी है, निर्भया जो पूरा केस था उसे लेकर चर्चा करनी है। लेकिन सबसे पहले अपने हर व्यूवर की तरफ से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। खासकर एक लड़की होने के नाते मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपके चलते जो बदलाव आया निर्भया कांड के बाद, वो शायद पहले हम नहीं सोच सकते थे। तो थैंक यू सो मच मैम। मुझे थैंक यू मत करिए, मैं तो एक सिविल सर्वेंट हूँ। मैंने सिर्फ अपना कार्य किया और अपनी नौकरी जो मैं कर रही थी और अपना ड्यूटी जो थी मेरी, वही मैंने करी। बाकी तो आई एम श्योर बहुत लोगों की और भी अपेक्षाएं रही होंगी सिस्टम से, और सिस्टम ने भी रियलाइज़ किया कि कहीं चेंज की आवश्यकता है, तो इस वजह से बदलाव आया। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि मैंने और मेरी टीम ने, हम सब ने अपनी ड्यूटी करी ठीक से। और जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि पुलिस एकदम नकारा है या कुछ नहीं करती है, तो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी टीम बड़ा मेहनत कर रही होती है पीछे, बिहाइंड द सीन्स, जो सब चीज़ पता नहीं चलती है। तो बस हम लोग वही कर रहे थे एंड कोशिश कर रहे थे कि निर्भया को न्याय दिलाएं, और हम लोग उसमें सफल भी हुए। बॉलीवुड पिक्चर में तो दिखाते हैं कि पुलिस सबसे आखिर में आती है जब सब हो जाता है। आप लोगों के लिए पुलिस और चोर का ये संबंध रहता है कि जहाँ वो पकड़ा गए चोर, वो कहानी ख़त्म। हाँ। लेकिन हम लोगों के लिए वहाँ सिलसिला शुरू होता है।
तो ये एक मतलब डिफरेंट सोच है, क्योंकि हमारे डिटेक्शन तो एक पोर्शन है कि आपने एक सही क्रिमिनल आइडेंटिफाई कर लिया और उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट के बाद जो हमें लीगल बैटल करनी होती है, जो उनको जेल में लेके डालना है, या उसके पहले उनकी मेडिकल करवानी है, उनसे सही चीज़ें रिकवर करवानी है, ताकि हम जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको कनेक्ट कर सकें केस के साथ, वरना तो केस फ्लैट फॉल कर जाएगा। तो वो जो लीगल बैटल है, जो हमें कोर्ट को प्रूव करना होता है कि हाँ, जिस व्यक्ति को हमने पकड़ा या डिटेक्ट किया वही उसने वो सारे कार्य करे थे जिसकी वजह से ये अपराध पॉसिबल हुआ। तो अब वो चीज़ है जो बड़ी चैलेंजिंग होती है, जर्नी लंबी होती है, और कई बार बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं कि आपके सारे अच्छी इच्छाओं के बावजूद भी, अच्छे एफर्ट्स के बावजूद भी आप केस को वहाँ तक नहीं ले जा पाते। तो दे कैन बी लॉट्स ऑफ स्लिप्स, बट फॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि जहाँ हम दिल से लगा के काम करते हैं वहाँ पुलिस वाले 90% ऑफ द टाइम्स दे आर सक्सेसफुल। दिल से लगा के काम करते हैं। व्यूअर्स को मैं बता दूं कि निर्भया केस जो था उसे मैम ने 18 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया था। ये हम निर्भया केस के ऊपर भी आएंगे, और ये जो नए कानून है उसे लेकर के बड़ा न्यूज़पेपर में छपा है, सोशल मीडिया में लोगों ने बोला है, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर मुझे सबसे पहले आप बता दीजिए, 1999 बैच की आप IPS ऑफिसर हैं, मैं उस समय स्कूल में थी बाय द वे, और मेरे आसपास जितनी भी दीदी लोग थी मैंने उनको BA MA ही करते देखा है। मतलब उस समय मुझे याद है या तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, BCom MCom BA MA कर लो, इसके अलावा तो लड़कियां कुछ करती नहीं थी। आप कैसे सिविल सर्विसेज में आई? तो ऐसा है कि मैं भी BA कर चुकी थी, और उसके बाद मुझे कुछ अपना डिफरेंट करना था, तो मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था। तो 99 में स्टार्टअप? 99 में नहीं, मैंने 93 में शुरू किया था, 94 में। तो 94 में शुरू किया मैंने एक स्टार्टअप, और जो वो स्टार्टअप शुरू किया तो मैं काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गई। लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको था कि कुछ बड़ा एम रखना चाहिए इसको, कहाँ ये मतलब बिजनेस में लग गई। एंड उनका बड़ा मन था कि सिविल सर्विसेज दो, सिविल सर्विसेज दो। तो वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ रहते थे, बेटा प्लीज़ मेरी मतलब एक इच्छा पूरी कर दो, और किसी से मैं क्या उम्मीद रखूँ, वगैरह वगैरह, जो भी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते थे। तो वो करा उन्होंने। तो फिर मेरा ये हुआ कि भाई ठीक है, मैं 2 अटेम्प्ट देके देख लेती हूँ, अगर इन 2 अटेम्प्ट में होता है तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा काम है वो नहीं तो खराब हो जाएगा। और मैंने देखा था कई लोगों का कि वो 4-4 5-5 अटेम्प्ट देते हैं फिर नहीं क्लियर कर पाते। तो मैंने अपना गोल बड़ा सिंपल रखा था कि अगर 2 अटेम्प्ट्स में हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, आई विल कम बैक। एंड इसका मतलब मैं लायक नहीं हूँ, अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो मैं वापस आके फिर अपना काम करूँगी। तो इस शिद्दत के साथ काम किया। पहले साल तो 2 टाइमिंग भी करी, मतलब काम भी किया और पढ़ाई भी करी। और फिर जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तब बिल्कुल छोड़ दिया, फिर मतलब 6 महीने बिल्कुल केवल मतलब पढ़ाई करी। तो मेरे ख्याल से बस वही था, पर अगर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता तो शायद मैं वापस चली जाती। नहीं, पर उस समय तो पेरेंट्स ये बोलते थे, पापा लोग बोलते थे कि लड़की हो टीचर बन जाओ या बैंक में चली जाओ, मतलब ये 2 सबसे सेफ जॉब मानी जाती थी लड़कियों के लिए। मैं उस मामले में थोड़ी लकी रही हूँ कि मेरे पिताजी ने वो बंदिशें मुझ पर नहीं लगाई। अगर चाहे मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती तो वो मुझे बनने देते, बट खैर मैं तो इकोनॉमिक्स मैंने करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं टॉपर भी रही हूँ दौलत राम कॉलेज की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो वो करने के लिए जब मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने कुछ मतलब ऐसा था कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनाऊंगी। लेकिन आप जो कह रहे हो ना जैसे कि क्लासिफाइड की टीचर बन जाओ, ये बन जाओ, तो ये मेरे पिताजी ने कभी एम नहीं रखा था। उन्होंने हमेशा मेरे लिए इतना ऊंचा एम, और मुझे लगता था कि उनका जो एम है मेरे लिए कि IAS बन जाओ या IFS बन जाओ या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चली जाओ या पुलिस में चली जाओ, बट बड़ा ही एम था। तो आई थिंक वो आपके जितने महत्वाकांक्षी आपके पेरेंट्स होते हैं तो थोड़े महत्वाकांक्षा आपके अंदर भी आ ही जाती है। तो दो मैं उनसे एग्री नहीं करती थी इनिशियली, बट मैंने जब दिया सिविल सर्विसेज और मेरा हो गया तो फिर आई वाज सरप्राइज्ड, आई गॉट थ्रू IPS एंड आई जॉइंड इट। अच्छा, दिल्ली की आपने बात की कि दिल्ली से आपने पढ़ाई करी है, ये वेब सीरीज एस्पिरेंट्स आई थी वो देखी थी आपने? नहीं। उसमें ओल्ड राजेंद्र नगर का बड़ा जिक्र है, उसमें फ्रेंड्स होते हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर में कैसे वो पढ़ाई करते हैं, उनकी दोस्ती, सारी चीज़ें हैं।
और हर सीजन उसका हिट हुआ है, तो ये ओल्ड राजेंद्र नगर तभी था। हाँ था, जब हमने शुरू की थी पढ़ाई तब ओल्ड राजेंद्र नगर डेवलप हो रहा था। उसके पहले बैंक स्ट्रीट और इधर था, बट ओल्ड राजेंद्र डेवलप होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट जब मैं सेकेंड ईयर भी जब मैंने पढ़ाई करी है सेकेंड अटेम्प्ट के दौरान, तो मेरी क्लास भी राजेंद्र नगर शिफ्ट हो गई थी, बैंक स्ट्रीट से राजेंद्र नगर शिफ्ट हो गई थी। तो वो मैंने वहीं से राजेंद्र नगर से किया। बट इतना जिस तरह से अब कुकुर मुत्ते की तरह वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हो गए उतने नहीं थे तब भी ज़्यादा, पर इतने नहीं थे। और वहाँ बहुत सारे पीजी सेंटर्स खुल गए थे, लोगों ने अपने घर किराए पे देने शुरू कर दिए थे आसपास, तो वो सब तो था। बट ये जिस तरह का आज माहौल है वैसा नहीं था। तो पढ़ाई लेकिन आपने भी वहीं से की है, जी ओल्ड हाँ, राजेंद्र जी नगर जी से। जी जी ओल्ड राजेंद्र तो नगर। क्या उस समय का क्या एक्सपीरियंस था? देयर वाज प्रेशर तो था ही, और मतलब वो था कि भाई मॉर्निंग क्लास ले रहे हो या इवनिंग क्लास ले रहे हो, तो साइड में ढाबे होते थे जिनमें चाय मिलती थी, फैन खाते थे। मैंने पहले कभी नहीं खाया था, बिकॉज उस टाइम थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ खड़े होके वो अभाव, फिर डिस्कशन होते थे इश्यूज के ऊपर। और वहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने रेंट पे रूम ले रखे थे, तो वो भी अपना, क्योंकि खाना उनको वहीं ढाबों में खाना होता था आसपास, तो वहाँ के ढाबे क्वाइट फेमस हुआ करते थे सम ऑफ देम। तो हम भी कभी कभी उनके साथ खाना खा लेते थे, क्योंकि मुझे घर नहीं जाना होता था, मुझे क्लास ख़त्म करके वापस ऑफिस जाना होता था। तो फिर आई यूज्ड टू समटाइम्स ईट विद देम। सो मतलब वो अच्छा मतलब रहा है। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स टुगेदर। फिर कई बार होता था हम वहाँ से हट के कॉफ़ी हाउस आ जाते थे, क्योंकि वहाँ 5 रुपए की या 10 रुपए की कॉफ़ी मिलती थी। और बहुत देर तक डिस्कशन कर सकते थे बैठ के, कोई आपको उठाने वाला नहीं था। क्योंकि ज़्यादातर होता है रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको भगा देंगे, बट लेकिन जो दिल्ली टूरिज्म का कॉफ़ी होम था वहाँ पे हम काफ़ी देर बैठ सकते थे। तो हम लोग के जो लंबे डिस्कशन होते थे या किसी इशू बेस्ड डिस्कशन होता था वो हम लोग वहाँ करते थे। तो ये करते थे हम लोग, वी यूज्ड टू डू दैट। लेकिन ये मैं मान के चलूँ कि आप अगर आज IPS ऑफिसर हैं, आपका इतना नाम है, तो वो इसलिए क्योंकि आपके पिताजी चाहते थे। नौकरी में आना तक पिताजी, बट मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा जो बदलाव आया वो ये कि आई गॉट मैरिड टू विवेक। तो मेरे जो पति हैं वो भी एक IPS ऑफिसर हैं, और एज लक वुड हैव इट वो भी मेरे पिताजी की तरह ही मेरे लिए बहुत महत्वाकांक्षा रखते थे। तो वो मुझे हमेशा पुश करते रहते थे कि अरे तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, तुम ये भी कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो। तो यूजुअली क्या होता है कि लड़कियों को रोका जाता है या कुछ, लेकिन मेरे केस में क्या होता था कि मेरी उम्मीद जितनी मैं सोचती थी कि मैं कर सकती हूँ, मुझसे उससे ऊंची छलांगें लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। चाहे वो पिताजी ने किया, और फिर नौकरी के बाद जब विवेक से शादी हो गई तो विवेक ने किया। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो भी मैं करती थी उसमें ऑफकोर्स सिंसियर तो थी, बट मुझे लगता है कि इन दो आदमियों का मेरी ज़िंदगी में बहुत योगदान रहा है, कि शादी से पहले पिताजी का और उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड का। बिकॉज कहीं पे भी उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि इट वाज अ मेल डोमिनेटेड फोर्स एंड आप वहाँ काम करने आ रही हैं, और हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, आपको कई बार मोटरसाइकिल पे बैठ के पेट्रोलिंग करनी है, कई बार आप रात में पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं तो आपके साथ सिर्फ आपके ड्राइवर ऑपरेटर होते हैं। तो कोई भी आपके बारे में, आपके कॉलीग्स ज़्यादातर मेल होते हैं, तो कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल सकता है, या आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली आपको पीछे खींच सकती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे हमेशा इनकरेज किया गया और मुझ पर विश्वास रखा गया कि मतलब कि फाइन, इट्स हर जॉब एंड शी हैज़ टू डू इट whether it is a male dominated force or not, and she'll take care of herself। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आपकी फैमिली दिलाती है, फिर आप बाकी आप अपना हैंडल करते हो। तो ये मेल डोमिनेटेड क्यों है? तब भी ऑफिसर्स हमें फीमेल ऑफिसर कम दिखती थी, आज भी हमें कम दिखाई देती हैं। बट बहुत परिवर्तन आ गया है शालिनी, एक ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। आपको बताना चाहूँगी कि मैं और मेरी बैचमेट्स केवल 3 लेडी ऑफिसर्स थे इन अ बैच ऑफ 36। उस साल हमारा बैच सबसे छोटा है 99 का, तो जो IPS का बैच है वो सबसे छोटा था। तो हम लोग केवल 3 IPS ऑफिसर्स थे, मैं, सत्यप्रिया और दीपिका। और आज अगर आप देखें अकेडमी जाके तो मेरे ख्याल से 220 तो ट्रेनीज हैं, जिसमें 40 के करीब महिलाएं हैं। अच्छा। तो 40 इज लाइक मोर देन व्हाट माय एंटायर बैच स्ट्रेंथ वाज। मतलब आदमी औरत मिला के जितने हमारा टोटल बैच था, उससे ज़्यादा तो आज महिलाएं ट्रेनिंग कर रही है नेशनल पुलिस अकेडमी में एक बैच में। तो फर्क आ गया है, बदलाव आ गया है। बदलाव ऐसे भी आया है कि इसमें कोई आरक्षण नहीं हुआ है विमेन के लिए, ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। इसमें हुआ ये है कि विमेन सक्रिय रूप से IPS को ऑप्ट कर रही हैं, और जो हमसे पहले भी जो ऑफिसर्स रही हैं तो उन्होंने जो
हमारे लिए आयाम खोले, और जो बाकी साल दर साल उनको देख के लगता रहा, पेरेंट्स भी इंस्पायर होते रहे, उन्होंने भी समझा कि भाई इतनी कोई अजीब जॉब नहीं है, और जब और लड़कियां कर सकती तो हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। तो एक तरह से दिमाग खुला, विद मोर एजुकेशन, विद मोर अपॉर्चुनिटीज़, तो बहुत सारी लड़कियां IPS ऑप्ट करती हैं। तो एंड जो द डिफरेंस इज़ ह्यूज। वो हो सकता है कि आपको एक सिटी के एवज में ना समझ में आए, बट अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो बहुत बदलाव आ गया है। कहाँ हमारे पास एक किरण बेदी मैडम होती थी, और कहाँ अब मतलब हमारे पास 40 IPS ऑफिसर्स ग्रेजुएट करेंगी। तो बहुत फ़र्क है। एक टाइम था दिल्ली में ही मेरे ख्याल से कम 8 ऑफिसर्स थी जो लगी हुई थी ज़िलों में और रेंजेस में। तो फ़र्क पड़ जाता है कि बहुत फ़र्क पड़ गया है अब तब से अब तक में। मतलब वो मारी छोरियां छोरों से कम है क्या वाली जो बात है वो अब दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो ये जब आपने शुरू किया था तो क्या तब के चैलेंजेस, ये सिर्फ मैं मेल फीमेल वाले प्रोस्पेक्टिव से पूछ रही हूँ, क्या तब के अलग थे? आज के थोड़ा आसान हो गए हैं, नरम हो गए हैं, लड़कियों के लिए परिस्थिति थोड़ी बदल गई है इस फील्ड में? इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर यू आर सेइंग। हाँ। सो इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि जब आप फीमेल्स को रिक्रूट करते हैं मेल डोमिनेटेड फोर्स में, तो शुरुआत में तो रेजिस्टेंस आती है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहता है। लोग सोचते हैं कि लड़कियों को ले आए मेल डोमिनेटेड फोर्स में तो उनके लिए हमें उनको फेवर मिल रहा है किसी चीज़ में, और हमारी जॉब खाली। तो मतलब बहुत तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव आता है। बदलाव कैसे आता है कि कॉलीग्स, सबॉर्डिनेट्स एंड सीनियर्स की एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वुमेन इन पुलिस बढ़ जाती है, और वो देखते हैं कि अरे नहीं, इसको तो 4 दिवस ने सही किया, अरे गुड, शी इज नॉट इवन करप्ट, शी इज, और सेंसिटिविटी है, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं जो यूज हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए खुद को पहले प्रूव करना पड़ता है। नहीं, जरूरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि डिपेंड्स ऑल्सो कि आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू सेंसिटिव बॉसेस। जैसे मेरे बॉसेस हैं, वो मुझे उनको प्रूव नहीं करना पड़ा, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया कि भाई हाँ, अगर हम चाहे को एक पर्टिकुलर पोस्ट देंगे तो ये उसको ठीक से हैंडल कर पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको आप पे विश्वास हो, और वो आपको सिर्फ एक फीमेल की तरह नहीं देख रहे, एज अ जेंडर नंबर नहीं देख रहे, बट दे आर लुकिंग एट यू एज अ मेन स्ट्रीमिंग इशू, कि अब हमें अगर पुलिस ऑफिसर्स लानी है फीमेल्स तो मेन स्ट्रीमिंग करनी है उनकी, नॉट कि हम PA और उस तरह की कैटेगरीज में लड़कियों को रिक्रूट करें, या सिर्फ हम ऐसी चीज़ें करें जो लड़कियां और डेस्क जॉब कर सकती हैं। हाँ। तो हम उन्हें संतरी भी लगाएं, हम उनसे परेड भी करवाएं, हम उन्हें कमांडो भी बनाएं, हम उन्हें जॉइंट CP भी बनाएं, उनसे दिमाग वाला काम भी करवाएं और डेयरिंग वाले काम भी करवाएं। हमारी बहुत सारी IPS ऑफिसर्स हैं जो टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रही हैं, या बहुत सारी ऐसी जो इंसर्जेंट अफेक्टेड एरियाज़ में काम कर रही हैं, वो फ्रंट पे जाती हैं, वो फोर्स के साथ आगे जाके मतलब पंगा लेती हैं। तो बट बहुत सारी ऐसी जो थोड़ा सा पीछे रहती है, बट दैट इज डिफरेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत बदलाव आ गया है परसेप्शन में, और लड़कियों की एबिलिटी टू टेक चैलेंज, मोर फिटर गर्ल्स आर कमिंग, दे आर विलिंग टू टेक अ लॉट ऑफ चैलेंज। तो वो बदलाव सबके नज़रिए में आता है। जो नीचे वाला होता है वो पहले सोचता है अरे हाउ कैन आई आंसर टू अ फीमेल बॉस, बट लेके सलूट कैसे करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, 1 नहीं 10 15 बॉसेस भी देखते हैं उनको अहमियत दे रहे हैं। जैसे आपको एक किस्सा सुनाती हूँ मैं, जब पहले जब DCP पोस्ट हुई आउटर डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरी तो हाइट 5 फीट 3 इंचेस है, और ऑब्वियसली वो जाट बेल्ट है, तो बहुत लंबे लंबे, मतलब गांव से जब लोग आते थे तो बहुत लंबे लंबे जाट लोग आते थे, तो कई बार बैठ के वो लोग बात कर, बड़े बूढ़े भी होते थे कई बार उसमें। तो एक बार ही पूरे मतलब वो इस तरह का था, बड़े बूढ़ों का दल था, कुछ इशू डिस्कस करने मेरे से आए, तो मैंने उनकी बात सुनी, उनका कहा, उनसे उसको समय मांगा कि भाई आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपकी इस बात का, क्योंकि मुझे था कि मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ कि जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, और उन्हें कह के मैंने भेज दिया। तो वो बाहर आए और मेरे ड्राइवर के साथ बातें करने लगे, तो मेरे ड्राइवर भी जाटी था, तो उसने मुझे बोला कि और ताऊ कैसा लगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे ड्राइवर थे तो वो जानना चाहते थे कि क्या फीडबैक है, और मुझे 10 दिन हुए थे वहाँ पोस्ट हुए हुए। तो उनका जो परसेप्शन था वो ये था कि अरे बामन की छोरी है, अंग्रेजी में गिट पिट करे है, बट ज़्यादा दिन ना चालेगी, मतलब दैट वाज देयर ओपिनियन। तो माय ड्राइवर वाज शॉक्ड, ही सेज कि अरे ताऊ थन्ने पता ना है, बड़ी तेज चीज़ है।
तो कहता नाम ने बड़ी देख ली, मतलब इन दैट वाज द थिंग. हाँ. But lo and behold, after 1 month and all, I there were so many challenges I faced in that district, and it was like the wild west of Delhi. So there was a cataclysmic change, and I met these same group of people after 1 month, and they were like, अरे भैया हम तो सोच रहे थे तू भाग जाएगी, तू तो अभी यहीं टिकी हुई है. So like that, there is a change. Even people start accepting you in leadership roles, because otherwise they have this quintessential view. मे बी द ब्लिंकर्स कह लो, या कह लो कि मतलब उनका जजमेंटल होते हैं इस बारे में कि भाई पुलिस ऑफिसर तो लड़का ही होगा, 6 फुट से होना चाहिए, मूछियाँ होनी चाहिए. हाँ. और आप एसपी के ऑफिस में जाओगे. अब क्या होता था, जब मैं डीसीपी साउथ थी तो दे यूज्ड टू कम एंड मीट मी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक द वे आई एम, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक आइए बैठिए. और कई बार उनको बात करते करते मैं चाय बना के पिला देती थी, क्योंकि वो रेडीमेड चाय होती थी, एंड आई यूज्ड टू मेक टी फॉर देम. तो वो लोग शॉक्ड हो जाते थे कि अरे ये तो आराम से बात कर रही है, ये तो कोई हड़का नहीं रही, मतलब शी इज़ वेरी अटेंटिव, सेंसिटिव. मैं फ़ोन पे एसएचओ को बुला लेती थी कि आइए मैं वेट कर रहे हैं, या अभी बात करिए, अभी वहीं के वहीं सोल्यूशन करिए, और चाय भी पिला दी उनको. तो उनका मतलब होता था, दे वाज काइंड ऑफ शेल शॉक कि ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाई इज देयर सो देयर परसेप्शन यूज्ड टू चेंज. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल्स परसेप्शन आई वाज एबल टू चेंज और नॉट. मे बी दे इवन लाफ्ड एट मी व्हाइल गोइंग आउट. आई डोंट केयर. All I'm saying is that many people used to, when before coming to my office, they used to say, अरे हम तो नहीं आ सकते, पुलिस का ऑफिस है, सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, हमारे खानदान में कोई कभी पुलिस की दहलीज पर नहीं पहुंचा है, थाने की दहलीज. तो आई यूज्ड टू से कि भाई मेरा ऑफिस डीसीपी ऑफिस है, थाने से अलग है. तो ये समझाने में बड़ा मतलब मुश्किल हो जाती थी कि थाना नहीं. और आजकल के थाने भी आप देखेंगे काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं, सब जगह सीसीटीवी लगा हुआ है. देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी जिस तरह का उसके बारे में भयावह दृश्य बताया जाता है थाने के बारे में, ऐसा कुछ है नहीं ऐसी. लेकिन मेरी भी सोच है, और ये मेरा अगला सवाल भी जो है वो इसीलिए, ये एस्पिरेंट्स के लिए सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये मैं टीनेज लोगों के लिए पूछ रही हूँ, बच्चों के लिए पूछ रही हूँ, खासकर लड़कियों के लिए, जिन्हें अभी ये सोचना है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है. जब हम गंगा जल जैसी मूवी देखते हैं ना, या मिर्जापुर देखते हैं, तो हमें लगता है क्रिमिनल तो ऐसे होते हैं. अच्छा, ये होता ही होगा. एक ऑफिस का कल्चर और एक पुलिस स्टेशन में तो फ़र्क होता होगा, एक क्रिमिनल के बात करने के तरीके और आपके कुलीग में तो फ़र्क होता होगा. तो ये गंगा जल और मिर्ज़ापुर जैसी जब हम मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई, लड़की तो नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो मतलब उसको पहले से ही धाकड़ होना चाहिए, जिसको गाली गलौज करने आती हो, जिसको लड़ाई झगड़ा करने आता हो, वो जा सकती है. शालिनी, देयर आर सो मेनी अदर मूवीज है, आपने 2 ही के नाम लिया. आप अभी एक मूवी आई है, मिर्ज़ापुर बहुत फेमस है ना. आप कटहल देखिए. हाँ, उसमें एक सिंपल सी लड़की, एक सब इंस्पेक्टर होती है, और वो किस तरीके से केस सॉल्व करती है डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स. पर वो बहुत सॉफ्ट, बहुत सिंपल लड़की नहीं लगी है. आपको लगी होगी, लेकिन उसने अंततः अपना काम किया. मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि सॉफ्ट होना और फेमिनिन होना इज नॉट अ डिसएडवांटेज. आपको हर वक्त मतलब आपको माचो ही दिखना है, ये जरूरी नहीं है पुलिसिंग के लिए, स्पेशली फॉर लीडरशिप रोल्स. कितने आप वेलफेयर ओरिएंटेड हैं, कितने आप सेंसिटिव हैं, कितने क्विक विटेड हैं, कितने स्मार्ट हैं, सब चीज पे डिपेंड करता है. ये सारे गुण तो फिर लड़कियों के ही होते हैं. गर्ल्स आर वेरी गुड मैनेजर्स, दे कैन मल्टीटास्क, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स, दे कैन थिंक डिफरेंटली. कोई आता है, या कोई लड़की आती है कांस्टेबल, या कोई इवन जेंटलमैन आता है और कहता है कि ऑफिसर कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये इशू है, तो गर्ल्स आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि भाई ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही बताया. वी डोंट प्री सपोज, वी विल फाइंड आउट. करप्शन में आप देख लो, आप मतलब आई एम नॉट generalizing, but I just feel that they are less corrupt. They may not be very outgoing, they may not be as कि मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं. but मुझे लगता है कि ज़्यादातर मैं जितने लेडी ऑफिसर्स से मिली हूँ, large number of them are very very professional. तो मुझे लगता है कि if that professionalism is there and girls are being able to deliver, why not let them have an equal share of the pie. मतलब वो लड़कियां जो सॉफ्ट हैं, टीनेज गर्ल्स, जैसा मैंने पहले ही कहा, उन्हें सोचना चाहिए इसमें. अरे आप उड़ान देखिए, हम तो उड़ान देख के बड़े हुए ना. हाँ. तो उसमें भी वो लड़की छोटी सी थी, जो उन्होंने डिपिक्ट करी. हाँ. तो पॉइंट इज कि दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एन ओरिजिनल स्टोरी. तो मेरा सिर्फ कहने का, वो डीजी उत्तरांचल बनी थी बाद में, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत देयर आर लॉट ऑफ इंस्पायरिंग स्टोरीज. वो तो आपके ऊपर है, आप किस स्टोरी को लेके आप इंस्पायर होते हैं. जैसे दंगल आप देखें, दंगल मूवी वैसे तो पहलवानों पे बनी हुई है, but I was very inspired by the movie. My daughter was very inspired by the movie because बहुत सारे उसमें statements हैं. जैसे वो जब वो लड़कों को पीट के आते हैं, वो लड़के के माँ बाप पिटे हुए बच्चों को, अपने बेटों को लेके आते हैं, and the man is not able to believe कि मेरी बेटी ने मारा इतना, मतलब so ये शॉक.
तो पॉइंट इज कि आपकी बेटियां कितनी कॉम्पिटेंट हैं, कितनी कैपेबिलिटी है उसमें, या आप खुद लड़कियां खुद अपनी कई बार पावर नहीं जानती। जैसे आई विल टेल यू वन अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने जब पहली बार मार्शल आर्ट सीखा तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें एक चीज़ बोली कि हमें लगता था कि, मुझे भी लगता था कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूँगी तो मैं बहुत वायलेंट हो जाऊँगी और मैं लोगों को धाड़ धाड़ करके पीटूंगी, और जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है उड़ाऊंगी लोगों को, और वो उड़ते हुए जाएंगे। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ बिफोर बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। मुझे कोई इल्म ही नहीं था कि मैं कभी आईपीएस ऑफिसर बनूंगी, स्कूल की बात बता रही हूँ आपको। लेकिन आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई सच में मुझे आ गई मार्शल आर्ट्स तो मैं शांत हो गई, बिकॉज यू बिकम नॉन वायलेंट। सो एक्चुअली अ पर्सन हु इज सिक्योर, जो ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, जिसको अपना काम आता होगा, उसको वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कलम की ताकत होती है कई बार कि आप उसको कैसे यूज़ करें आपकी। और जो देयर आर सो मेनी अदर क्वालिटीज। तो सिर्फ आपका ब्रॉन ही नहीं है जो आपके अंदर होना चाहिए। फिटनेस इज नॉट अबाउट बीइंग हैविंग मसल्स एंड ब्रॉन। फिटनेस इज ऑल्सो अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। तो आई सीरियसली फील दैट what they show in film sometimes a little skewed, but then there are so many inspiring films also, so you choose your film accordingly. हाँ, इसको तो मैं रिलेट भी कर सकती हूँ। जैसे आप अगर जर्नलिस्ट हो, फीमेल जर्नलिस्ट हो, तो आपकी ज़्यादातर फ्रेंड्स, इवन ऑफिस में भी कई बार मुझसे लोग पूछ चुके हैं कि तू तो घर पे भी ऐसी सवाल जवाब करती होगी ना, तू तो अपने पति से भी ऐसी सवाल 10 पूछती होगी ना। Judgmental, so what can you do about it? You can't do anything about it. मतलब ये तो लोगों की अपना गलत सोच है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। और ये ऐसे गलत सोच के लोग आपको हर जगह मिल सकते हैं। Why just police ऑर्गेनाइजेशन? आप एमएनसी ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको कास्टिगेट कर देंगे। They will so you can get castigated on gender. Biases can be there everywhere. Now it is up to you to understand कि चलो gender biases exist. I am here to break the stereotype. How much ahead can I go? And what barriers can I break? Am I willing to climb the steep climb? एक वर्टिकल है, उसे मैं चढ़ सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि वो जो ग्लास सीलिंग है वो बहुत ऊपर है। तो पहले तो चढ़ाई चढ़नी है ना, वो डिफिकल्ट है। हाँ। जैसे कई बार चैलेंज होते हैं मेरे को, और मेरी ऑफिसर्स ने भी बताया। जैसे जब हम लोग पहली बार लॉ एंड ऑर्डर में जाते हैं या किसी उसमें आते हैं, जैसे एक बार मैं एक सीन पे गई जहाँ पर वो उन्होंने कुछ एनिमल के रिमेन्स थे जो कटे हुए डाले हुए थे किसी उसमें टेम्पो में। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं मैडम आप मत देखिए, आप मत चढ़िए, आप मत करिए। मैंने कहा भाई क्यों, मैं क्यों नहीं करूँगी? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो मुझे बोला गया नहीं नहीं मैडम आप डीसीपी हैं, आप वहाँ ऑफिस में बैठिए और एक हमारा हेड कांस्टेबल है वो आपको फ़ोन से बताता रहेगा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों, मैं कोई धृतराष्ट्र हूँ कि मुझे संजय की ज़रूरत है कि कोई मुझे मन की आंखों से बताए? ऐसे आई कैन गो एंड सी इट फॉर माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही फ़ोन आएगा डिसीजन में, और अगर मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और मैं मौके पे हूँ तो मैं ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकती हूँ। सो आई वेंट टू द फील्ड एंड आई वाज एबल टू टेक कंट्रोल इट। द ओनली थिंग इज़ कि अगर आपको लोग हर वक्त प्रोटेक्ट, ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको डिसवेट कर रहे हैं या आपकी कैपेबिलिटी, कई बार वो सोचते हैं कि अरे लड़की है, फीमेल ऑफिसर है, इसको प्रोटेक्ट भी करने की ज़रूरत है, वो फीलिंग भी आती है उनके अंदर। तो वो भी कई बार आपको, पर जिस दिन आप उनको ये प्रूव कर देते हैं कि बस आई एम केपेबल in spite of my short stature, in spite of all the presupposedly stereotypes you have about my gender, I'm able to perform and I'm able to deliver. I'm able to take tough decisions under pressure. That makes you a leader. And then जो उसके बाद रिस्पेक्ट आती है ना, वो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद तो फिर नथिंग हैपन्स, फिर वो आपको एक लीडर की तरह देखते हैं, फिर उसमें वो फीमेल और मेल का फर्क भूल जाते हैं। I'm sure many of my subordinates don't treat me as one female officer. They treat me as an officer. They know that I'm approachable, or they feel that I can go and talk to somebody. So like that. कभी ऐसा हुआ कि ये तो लड़की है या ये तो महिला है, हम इसकी बात क्यों माने? बहुत से लोगों में मेल ईगो होता है। वो देखो अंदर तो होता होगा, शुरुआती तौर पे होता है, बट वो धीरे धीरे आपको ओवरकम करना है। क्योंकि आप भी रियलाइज करेंगे कि जब आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप गए होंगे, तो मतलब एक इनिशियल रिजेक्शन तो नहीं कहूँगी, बट एक इनिशियल हेजिटेशन सब में रहती है कि पता नहीं परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, पता नहीं कि हमारी टीम के में सबसे कमज़ोर लिंक यही तो नहीं है। तो दैट फीलिंग एवरीबडी हैज़, बट देन दैट प्रेशर इज ऑन यू टू एले दोज फियर्स। मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा मत करो उसके, लेकिन जो तुम्हारा धर्म है वो तो करो। I mean, at least do your bit, your duty. Don't go overboard, but at least do that bit. And then अगर आपको घर से सपोर्ट मिला हुआ है, आपके भाई, आपके पति, आपका कोई बॉयफ्रेंड, या आपके कोई चाचा या ताऊ या मामा, anybody is supporting you,
दैट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर यू. मतलब यू कैन जस्ट गो एंड हिट द सीलिंग. फिर तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना अपना आसमान ऊंचा करना चाहती हैं. ये गो एंड हिट द सीलिंग के लिए शुरू में पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है? हमें तो यही पता है कि सिविल सर्विसेज निकालना इतना मुश्किल काम है कि 12 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, सब कम है. मैं अपना आपको एक बड़ा एक सिंपल बात है, हो सकता है अब आप लोग को लगे कि मैं ऐसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने उत्तीर्ण कर लिया. मुझसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे. मेरा जो अपना मानना है, ये एग्ज़ाम एक शब्द है इंग्लिश में जो बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करता है इस पूरे एग्जाम की प्रोसेस को. इसे कहते हैं परसिवियरेंस. ये परसिवियरेंस को टेस्ट करता है आपकी कितनी आप में शक्ति है कि आप निरंतर पढ़ते जाओगे, कितने कंसिस्टेंट हो, कितनी मेहनत कर सकते हो उस पे. दूसरा, ये एवरेज एग्जाम है. ये आपकी विड्थ ऑफ नॉलेज चेक करता है, बहुत डीप नॉलेज नहीं चेक करता. एवरेज एग्जाम मतलब आप इसको कैसे बोल सकती हैं मैम? लाखों लोग बनना चाहते हैं और मुझे लगता है 1-2% बन पाते हैं. देखो, आपको एग्जाम का सिस्टम समझना पड़ेगा. आप एग्जाम मुझसे चाह क्या रहा है, क्या मुझे स्पेशलिस्ट बनाना चाह रहा है या मुझे जर्नलिस्ट चाह रहा है, एज अ जर्नलिस्ट चाह रहा है. देखो, सुपर स्पेशलाइजेशन तो वो आपसे उम्मीद नहीं कर रहे. क्यों? अगर वो ये कर रहे होते तो फिर कोई दूसरा तरीका होता पढ़ाने का या आपसे वो एग्जाम लेने का. अगर वो सुपर स्पेशलिस्ट होते तो वो एक ही चीज़ करते ना. जैसे आजकल आप देखो मतलब न्यूरो सर्जन में भी और मतलब माइक्रो सुपर स्पेशलिटी आ जाती. फॉर एग्जाम्पल जैसे somebody can be an expert of pediatrics, pediatric surgery. अब pediatric surgery में यूरोलॉजी अलग है. समझ गए आप मेरी? तो वो सुपर स्पेशलिस्ट हो गया कि वो बच्चों का डॉक्टर है पर वो उनकी भी किडनी देखता है. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो सुपर स्पेशलिस्ट हो गया. अब वो उसके बारे में स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो जनरल मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं है. हम क्या है, हम जब इस एग्जाम को देते हैं तो वो देखते हैं कि आप कितने क्विक विटेड हैं, कितनी आप डिसीजन मेकिंग आपकी एबिलिटी है, जो आपने पढ़ा याद किया उसको कितनी जल्दी आप और कैसे उसको संक्षिप्त में और सटीक तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको चेक कर रहे हैं. अगर आपकी बात समझ में आ गई तो मैं ये नहीं कहूँगी उसमें मेहनत नहीं है. मेहनत है, लेकिन उस एवरेज एग्जाम में मेहनत वो है कि आप कितना उसको अपनी नॉलेज को मतलब कैसे एक्सटेंसिवली कवर कर सकते हैं. फिर आपको, जैसे हम जितने भी बच्चे यूपीएससी देके पढ़ के निकलेंगे वो आप रियलाइज करोगे उनकी नॉलेज अथाह हो जाती है. मतलब they can talk about any issue, they can talk about any current affairs, polity, geography, name the subject and they will be able to talk about it. Why? Because इतनी पढ़ाई कर ली होती है, हर सब्जेक्ट पे क्यों क्या किस लिए के ऊपर विचार कर लिया होता है. लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो जब एग्जाम में आपसे पूछ रहे होते हैं तो वो आपसे वो एक सिंपल क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे. तो जो आपसे उम्मीद रखी जा रही है वो ये है कि आप सही से क्वेश्चन को पकड़ो, समझो और उसका वो जवाब दो जो वो चाहते हैं. हमें कैसे पता होगा वो क्या जवाब? उसके लिए मेहनत है ना. क्योंकि देखो, जब आप डीएम बनोगे, जब आप एसपी बनोगे तो बहुत लोग आएंगे आपसे इधर उधर की बातें करें. आपको ये समझना है कि वो चाहता क्या है. मैं एज अ ऑफिसर बैठी हूँ और मैं किसी को सुन रही हूँ तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये क्यों आया, ये निहित स्वार्थ से आया है, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है, क्या ये चाहता है, इसको क्या करूँ तो उसको जल्दी मतलब इसको हेल्प हो जाएगी, या क्या ये जो मैं हेल्प इसको दे रही हूँ विल इट मेक हिम मोर डिपेंडेंट ऑन मी और विल इट मेक हिम अ मोर इंडिपेंडेंट पर्सन. तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, हाउ फास्ट यू आर एबल टू डिसाइड एंड यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू दैट, बेसिक मुझे लगता है ये है. अब इसको टेस्ट करने के तरीके हैं, उन्होंने एग्जाम का तरीका बना रखा है, वो आप समझ लीजिए कि क्या एग्जाम का तरीका है और उसको ढंग से उसको पढ़िए. तो सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर जाएंगे. क्योंकि उसमें कम मेहनत में भी आप देखते हो कि इंटरव्यूज में कई लोग कहते होंगे हमने 16 घंटे पढ़ाई नहीं की, हमने सिर्फ 1 साल ही पढ़ के हम क्लियर कर गए. तो देयर इज अ डिफरेंस. मैं सिर्फ आपसे सब एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगी, मेहनत करो. तो दो तरह की मेहनत है. एक तो जो रिक्शा वाला बेचारा करता है धक्का मार, और एक होता है जो स्मार्ट मेहनत होती है. कम मेहनत में आपके रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हो तो वो देखो. आप देखो लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, कौन से क्वेश्चन आने की अपेक्षा है. हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को एक साइंटिफिक तरीके से देखो कि भाई अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है और इसमें मुझे क्या जवाब की अपेक्षा कर जा रही है, कितना टेक्निकल हूँ, कहाँ मैं डायग्राम बना सकता हूँ, कहाँ मैं मैप बना सकता हूँ, कहाँ पे मैं टेबल डाल सकता हूँ.
लेकिन ये जितने कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो क्या इतना ही नहीं पढ़ा देते हैं? क्या वो जैसे आप कह रही है कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन वो तो वैसे ही रिक्शे वाले की तरह मेहनत करवा रहे हैं। नहीं, आपको लगता है, बट वो काफ़ी आप सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो चाहे आपको बहुत सारी किताबें और बहुत सारा मटेरियल दे दें, वो आपको वो कोशिश भी करते हैं कि वो जो 300 आवर्स में आपको कंप्लीट करा दें। पर देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगी, टीचर, एक गुरु आपको एक लिमिट तक ही ले जा सकता है, बाकी सिर्फ आपकी मेहनत है। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अगर आपको कम टाइम में करना है तो हो सकता है आपको लगता है कि आपको सटीक इन्फॉर्मेशन है, बट डू नॉट बिकम डिपेंडेंट ऑन द कोचिंग। ऐसा नहीं कि कोचिंग में जो पढ़ाया वही मतलब बी ऑल एंड एंड ऑल है। मेरे को लगता है कि जब हम पढ़ते थे और हम बाद में जब डिस्कशंस करते थे तो उससे हमें ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि हम अक्रॉस बियॉन्ड द क्लास हम लोग डिस्कस करते थे। तो देयर यूज्ड टू बी न्यूअर थिंग्स व्हिच यूज्ड टू कम, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स व्हिच टू कम। इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, तो न्यूज़पेपर में तो नहीं होता ना जो वो पढ़ा रहे होते हैं अंदर। सो वो बेसिकली आपसे चाह रहे हैं कि आप एक विद्वान, आप एक स्मार्ट और आप एक क्लियर थिंकिंग इंडिविजुअल हो, और जो डिसीजन मेकिंग ठीक कर सके, वो दे आर ट्राइंग टू टैप। एक टिप मुझे और चाहिए आपसे, जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए, वो ये कि आपका तो प्लान भी तैयार था, आपने बोला मैंने स्टार्टअप डाला हुआ था, मुझे पता था 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला तो मैं ये कर लूंगी। तो जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सबको क्या प्लान भी तैयार रखना है? देखो, एक प्लान भी होना चाहिए जिंदगी में, मैं तो ये मानती हूँ। अब यू कैन, इट्स ऑल्सो अबाउट रिस्क टेकिंग, कि भाई चलो ऑप्शन नहीं है मेरे पास तो मैं रिस्क ले रही हूँ इस चीज़ में। लेकिन आई एम वेरी श्योर दैट इफ़ आई हैव एवर कोई भी जैसे मैं चीज़ करने चलूँ तो मेरा प्लान भी हमेशा तैयार होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं क्या करूँगी, सपोज नहीं हुआ, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो हर चीज़ में प्लान भी होना चाहिए। अब प्लान भी कैसा हो, वो आपका फिनेंशियल हो या आपके पेरेंट्स का बैकअप हो, या वो कहें कि भाई बेटा तू दे 4 साल दे, हम चिंता नहीं, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे पता था मेरे पेरेंट्स की लिमिटेशन थी कि वो मुझे बहुत सपोर्ट नहीं कर पाते, तो मुझे पता था कि इमोशनली तो ठीक है सपोर्ट कर देंगे, बट फाइनेंशियली फिर अल्टीमेटली आई हैव टू डिपेंड ऑन माई सेल्फ। तो आई हैड अ प्लान बी वेयर आई हैड, एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग। तो इफ़ यू आर दैट, या तुम्हारे पैसे तुम पहले सेविंग कर लो फिर अटेम्प्ट करो। मुझे लगता है प्लान भी जिंदगी में रखना चाहिए, और स्पेशली विद यूपीएससी, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग रन एग्जाम। 3 एग्जाम होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, लाइक यू हैव प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो पॉइंट इसकी वो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल खिंच जाता है। अगर आपसे एक भी पड़ाव पे आपसे छूट गया, सपोज आपसे प्रीलिम नहीं हुआ, तो आपको फिर आप 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। या आपने प्रीलिम्स एंड मेंस कर लिया और सपोज मेंस आपका क्वालिफाई नहीं हुआ और इंटरव्यू की कॉल नहीं आई आपकी, तो फिर आपको वो 1 साल करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब परसिस्टेंस, कि मैंने लगे रहना है। आपको कितना आपका उसमें, देखो एक कोई गुड आइडिया कट ऑफ डेट भी होनी चाहिए हर चीज़ की। अच्छा। इसको मैं हमेशा इसको ऐसे देखती हूँ कि जैसे मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया कि मैं 2 अटेम्प्ट ज़्यादा दूंगी ही नहीं, तो अपनी जब आपने दिमाग पे प्रेशर डाल दिया कि तीसरा अटेम्प्ट मेरे लिए है ही नहीं, तो मैंने सारा जो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ डालना है वो इधर ही डालना है 2 अटेम्प्ट्स में, इसके बियॉन्ड नहीं करना है। वो बहुत बड़ा मेरे लिए फैक्टर था टू पुश माई सेल्फ व्हेन आई वाज स्टडिंग। जैसे क्या होता है ना, आपको नींद आ रही है तो उस टाइम आपको लगता है अरे यार सो ही लो, अभी तो मैं तो अगर ये अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैं अगला अटेम्प्ट दे लूंगा। तो वो जब फीलिंग आती है तब आप लैकेडर्जिकल हो जाते हो, आप लेथार्जिक हो जाते हो। बट यू हैव टू प्रेप योर सेल्फ अप, यू शुड बी एबल टू से कि यस आई एम गोइंग टू डू इट, और मुझे इसी बार करना है, या मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है, या मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने कोशिश तो यही थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, but वो I think one of my subjects was not up to the mark, so I had to change my subject midway. But point is कि इसीलिए प्लान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हताश नहीं होना चाहिए। सपोज 4 साल आपने दिया या 6 साल दिया आपने और आपका फिर कुछ भी नहीं हुआ, तब क्या करोगे? तब आप ऐसे डिप्रेशन में नहीं चले जाओ कि आपको अपने आप वर्थलेस लगे। एक एग्जाम ही तो है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टाइम आप डिप्रेशन में चले जाओ या अपने बारे में हीन भावना पैदा कर लो। क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जो लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरी शायद प्रिपरेशन स्मार्ट थी, और जो मेरे साथ कर रहे थे वो मुझसे ज़्यादा स्मार्टर थे, इंटेलिजेंट थे, तभी मेरा उनसे दोस्ती थी। और बाई चांस की बात है कि उनमें से कई का नहीं हुआ, जिनको मैं एक्सपेक्ट करती इनका तो एक ही बार में हो जाना चाहिए, एंड दे वाज स्मार्टर देन मी। तो ये नहीं होता क्राइटेरिया, तो थोड़ी सी लक, थोड़ा सा दिस। अब लक तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पर्सपिरेशन कंट्रोल कर लो, है ना। अच्छा, एक सवाल, ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने बनाया हुआ है। मैं जर्नलिस्ट हूँ,
दसियों लोगों के फोन कई बार आ चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अरे यहाँ पे ये केस हो गया, उसको जरा कवर कर लो। उनको लगता है मीडिया दिखा देगा तो केस सॉल्व हो जाएगा। अब आपकी तो पोस्ट उससे भी ऊंची है, तो सिफारिशों के लिए कितने फोन आते हैं कि इसको छुड़वा दो या उसको पकड़वाना है, या ये अगल बगल रिश्तेदार नातेदार, कितने फोन आते हैं सिफारिश के? देखो, आज तक मुझे तो कभी छोड़ने के लिए या पकड़ने के लिए फोन आया नहीं। अच्छा। ये फोन जरूर आए कि लोगों ने कहा, जैसे जब निर्भया केस हो रहा था तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स के फोन आए, मेरी कजन्स के फोन आए कि तुझे मेरी कसम है छोड़ना नहीं, पकड़ के देना। मैंने कहा यार ये तो देखेंगे अभी क्या होता है, मतलब बट द वे दे वर पैशनेट अबाउट इट, तो ये था। अब जहाँ आपने सिफारिश की बात की, तो मुझे ऐसा कभी प्रेशराइज किसी ने कभी नहीं किया सिफारिश के लिए, बट ये होता है कि कई बार जेन्युइन चीज़ की भी सिफारिश होती है। जैसे अगर वो उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और वो आता है आपके पास, तो वो भी एक तरह की सिफारिश लेके आता है कि भाई आप इनकी सुन लो, इनका साथ गलत हुआ है, या कहीं किसी महकमे ने महकमे में कोई और है यूनिट जहाँ पे उनकी जवाबदेही बनती थी और उन्हें नहीं करा, तो वो हम सिफारिश सुनते हैं, हम देखते हैं, हमें लगता है जेन्युइन है तो हम उनकी मदद भी करते हैं। जहाँ पे कई बार होता है, एक टाइम था, अब तो बहुत जल्द फटाफट एफआईआर दर्ज होती है, बट इसे बहुत एक टाइम था, कई बार होता है यार हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, हम तो अपना कि हमारी गाड़ी मतलब मिसप्लेस हो गई या हमारी गाड़ी चोरी हो गई और SHO इज़ नॉट रजिस्टरिंग, तो वहाँ हम फ़ोन कर देते हैं कि हम कहते हैं भाई दर्ज करो, आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो उस तरह की सिफारिश आती है, हम कर देते हैं। ट्रैफिक की वायलेशन की कई बार आती हैं, तो उसको हमें कहना पड़ता है कि देखो अब तो वीडियो है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप वीडियो पे कैप्चर्ड हैं, हाँ। तो हम कैसे करें। तो उस मामले में थोड़ा आसान हो गया। पहले होता था कि वीडियो नहीं होता था तो लोग सोचते थे कि हमारे पास कोई जादुई पुलिंदा है या कोई जादुई झड़छड़ी है हाँ। जिससे हम उसको मैनेज करवा सकें, बट नहीं करवा पाते थे, बट उनको लगता था, तो उसके लिए सिफारिश आती। लेकिन अब धीरे धीरे सिफारिश खत्म हो गई, बिकॉज जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन या इवन ट्रैफिक पुलिसिंग या और चीज़ें साइंटिफिक एविडेंस की ओर जा रही हैं, वहाँ सबको समझ में आ रहा है। जब जगह DNA ही मिल गया या फोटोग्राफ में आप बैठे हुए गाड़ी में दिख रहे वायलेट करते हुए, तो कहाँ से आप किसी की मदद कर पाएंगे। तो फिर हमें भी कहना पड़ता है देखिए आपने बोला तो सही था, बट आई कैन नॉट हेल्प यू। अब थोड़ा बदलते हैं टॉपिक को। एस्पिरेंट्स के लिए जैसा मैंने शुरू में वादा किया था, उनको बहुत से टिप्स आपकी तरफ से मिल गए। अब जो नए कानून आए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है। उन पर मैं चर्चा करूं इसके पहले मेरे व्यूवर्स को मैं बता दूं कि नामों में बदलाव क्या हुआ है। बहुत टफ है मैम, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये नए वाले नाम ना मतलब मेरे लिए समझना इतना मुश्किल है। पहले व्यूवर्स सुने इसको। IPC बड़ा ईजी था बोलना, IPC अब वो बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है। CRPC अब ये भी बोलना बहुत सरल था, रटा हुआ था CRPC, अब ये भी बदल गया है, बदला हुआ नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक और बदलाव हुआ है, इंडियन एविडेंस। कितना आसान था, एविडेंस, इंडियन एविडेंस है ना। अब इसका नाम भी बदल दिया गया और कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तो नाम में बदलाव हुआ है। अब मुझे अच्छा ये भी मैं व्यूअर्स को बताऊं कि आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी। आसान भाषा में ये भी आपको समझा रही हूँ कि दिल्ली में क्योंकि सबको नए सिरे से पढ़ाई करनी थी, तो वो जितने पुलिस वाले थे उनको पढ़ाई करवाने का, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब टफ लैंग्वेज में आपको मैम बताएंगी। अब मुझे पहला सवाल यही है जिसका जवाब चाहिए कि ये जो बदलाव हुए हैं इनसे क्या बदलाव हुआ है।